अगेन वेलकम बैक। और आज हम लोग बनाने जा रहे हैं क्लास 12 के लिए एक्सरसाइज 6.2 का अर्थात प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 17। और इस वीडियो में मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 19 तक के प्रश्नों का हल बिल्कुल आसान तरीके से सरल भाषा में सिंपल लैंग्वेज में सुगम और सुविधाजनक तरीकाओं का उपयोग करते मैं आपको इसका हल दूंगा। तो निश्चित रूप से ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के लिए सफलता हासिल करने के लिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, बिकॉज प्रत्येक प्रश्नों का जो हल है वो आपके अपने भाषा में आपके तक पहुंचाई जा रही है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 को स्टार्ट करने से पहले छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मैं आपसे केवल ये जानना चाहूँगा कि क्या आपने क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट किया या नहीं किया है। यदि आपका आंसर हाँ है तो मैं कह दूंगा कि आप यदि ट्राई किए होते तो क्वेश्चन नंबर 17 भी आप जरूर बना लिए होते, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 16 और 17 लगभग सेम है, अंतराल सेम है, फंक्शन जो दिया है उसका डिफरेंशिएशन निकालना दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको ये ढंग आना चाहिए। डिफरेंशिएशन आपको इस वाले प्रश्नावली में नहीं सीखना है। प्रश्नावली 5.2 से लेकर के प्रश्नावली 5.8 तक जहाँ रोले वगैरह का थ्योरम आपको पढ़ना है वहाँ तक डिफरेंशिएशन की ज़बरदस्त पकड़ आप बना करके इस क्लास में आए हुए हैं। तो डिफरेंशिएशन वाली चीज़ें तो आपको समझाने में बिल्कुल समस्या नहीं होनी चाहिए, चाहे समझने में बिल्कुल समस्या नहीं होनी चाहिए। फिलहाल आइए हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आपका फलन है f(x) = log x इंटू कॉस एक्स, एम राइट? या क्वेश्चन नंबर 17 है log cos x, और आपको साबित करना है कि यह जो है ना वह अंतराल 0,π/2 ये कौन सा चतुर्थांश में है? 0 से लेकर 90 डिग्री तक प्रथम चतुर्थांश में है। ये अगला है π/2 से π तक कौन से चतुर्थांश में है? द्वितीय चतुर्थांश में है। चतुर्थांश की काफ़ी बेहतरीन पकड़ आपको मैंने इसके पहले वाले वीडियो में दिया था। क्वेश्चन नंबर 16 को समझाते समय पूरी आपको मैच्योरिटी के साथ आपको समझाई गई थी बातें। ये पहला चतुर्थांश है और दिखाना कि पहले चतुर्थांश में जो फंक्शन दिया है वह निरंतर ह्रासमान है। ये द्वितीय चतुर्थांश में हमारे बाबू हमारे भाई आपको दिखाना है कि जो फंक्शन दिया गया है वो द्वितीय चतुर्थांश में निरंतर वर्धमान है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन का सलूशन आपके तक जा रहा है डायरेक्टली। एक्स के सापेक्ष का अवकलन f(x) = इतना है, इसलिए f'(x) निकालिएगा तो log cos x का 1/cos x होगा कि नहीं होगा। और फिर से cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन x, ये माइनस छोड़ दिए साइन x और बट्टा में cos x का मतलब tan x। अब चलिए अब इन दोनों पर बात करते हैं हम लोग। पहला चतुर्थांश है, इसमें सबका मान पॉजिटिव होता है, लेकिन ह्रासमान साबित करना है तो ये है ना माइनस आपका साबित करने के लिए। लिखिए देखिए, चूँकि 0,π/2 प्रथम चतुर्थांश में है, किसमें है? तो यह प्रथम चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में है ना जी, प्रथम चतुर्थांश में है। तथा प्रथम चतुर्थांश में tan पॉजिटिव होता है, तथा प्रथम चतुर्थांश में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, सभी। प्रथम चतुर्थांश में tan जो x का मान है, ये tan जो x है tan x यह पॉजिटिव होगा, मतलब बड़ा होगा किससे? 0 से। tan x प्रथम चतुर्थांश में 0 से बड़ा होगा ना, तो इसका उल्टा कर दीजिएगा, इसलिए माइनस tan x कर दीजिएगा, तब गारंटी है कि ये छोटा हो जाएगा 0 से। जैसे 2 है वो 2 0 से बड़ा है, माइनस कर दीजिएगा तो -2 से 0 से छोटा है। डायरेक्टली जो बड़ा होता है माइनस करने पर चिन्ह बदल जाता है। माइनस जहाँ की है तो ये चिन्ह जो इस ग्रेटर देन था वो चिन्ह इस लेस देन में कन्वर्ट हो गया। अब यही ना माइनस tan x आपका माइनस tan x f(x) का है, मतलब यह आप बना लीजिएगा कि इसका मतलब कि f'(x) हाँ ये छोटा आ गया 0 से। जब f'(x) का मान 0 से छोटा आ गया इसका मतलब फलन निरंतर ह्रासमान है, तो लिख देंगे। इसलिए 0,π/2 में फलन निरंतर ह्रासमान है। निरंतर क्या है? ह्रासमान
निरंतर ह्रासमान है। ये पहला प्रूव हो गया। ये पहला का हुआ बाबू, पहला प्रूव हो गया। अब दूसरा देखिए मिलाइए। दूसरा है पाई बटा 2 कमा पाई में। आइए दिखाते हैं आपको। ये निरंतर होना चाहिए, क्या वर्धमान होना चाहिए। अब चलिए दूसरे चतुर्थांश में है पुनः पाई बटा 2 और कमा पाई किस चतुर्थांश में है, तो द्वितीय चतुर्थांश में है। द्वितीय चतुर्थांश में है। और दूसरे चतुर्थांश में केवल साइन और कॉसेक प्लस होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो दूसरे चतुर्थांश में tan x है जो निगेटिव हो जाएगा, मतलब ये छोटा हो जाएगा 0 से, होगा ना जी। या जब माइनस इधर लगा देंगे माइनस tan x, तो डायरेक्टली ये चिन्ह बदल जाएगा आपका, इस ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। क्या यदि -2 0 से छोटा है, इसके पहले एक और 2 लगा लिए तो प्लस हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा 0 से। तो यही चीज़ 0 से बड़ा आ गया। चलिए इसका मतलब क्या कि यही f' है, माने f' का जो मान आ गया वो बड़ा आ गया 0 से। तो जब 0 से बड़ा गया तो निरंतर वर्धमान तो होगा ही होगा, लिख दिए। इसलिए पाई बटा 2 कमा पाई में फलन फंक्शन कुछ भी माने f निरंतर वर्धमान है। निरंतर वर्धमान है, ये भी आपका प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार से काफ़ी आसान तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 17 का हल जाना। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर अब आपका 18, आपका भारी भरकम डिमांड पर क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन मैं बनाने जा रहा हूँ। ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि R में जो फलन है वो निरंतर वर्धमान है। साबित करना है कि R का मतलब क्या, रियल नंबर। रियल मतलब वास्तविक संख्या, मतलब निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। संख्याएं तो 3 ही प्रकार की ना होती हैं, या तो निगेटिव होगा या जीरो होगा, नहीं तो पॉजिटिव होगा। तो R पर का मतलब निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी। साबित करना है कि R पर ये जो फलन है वह निरंतर वर्धमान है। अभी कुछ नहीं करना है, अभी तो हम लोग को इसका डिफ्रेंशिएशन तो निकालना पड़ेगा ना। तो अभी वही हम लोग काम करते हैं। सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं। ये सॉल्यूशन हम लोग बना रहे हैं डायरेक्टली ना जी। f(x) इतना दिया है, इसलिए निकालिएगा आप कि f' यदि आप निकालते हैं, यदि आप f' निकालते हैं तो आप तो पता है n और z वाला, मतलब कि z का पावर n का यदि डिफ्रेंशिएशन आप करते हैं तो n आता है पहले और z का पावर n-1 होता है। यही ना डिफ्रेंशिएशन है आपका। तो उसी तरह से ये 3 आएगा पहले, n-1 जो पावर होगा वो 1 कम हो जाएगा। ये 3 में से x रहेगा आपका, 3 में से 1 हटाएंगे मतलब केवल 2 बचेगा, माइनस ये 3 छोड़ दीजिए, 2 पहले आएगा तो 2x का पावर 2 में से 1 घटेगा, मैंने केवल 1, प्लस ये 3 रहेगा, 1 से तो कटिए जाएगा, माइनस अचर पद का डिफ्रेंशिएशन 0, माने 3x² माइनस 3 दूना 6x प्लस 3। ये डिफ्रेंशिएशन हम लोग निकाल लिए। मिलाइए। अब एक चीज़ और समझिए आप कि डिफ्रेंशिएशन आपको पता होना चाहिए। अब जिस तरह से प्रश्नावली 6.5.2 में डिफ्रेंशिएशन किया जाता है, 6.5.3 में डिफ्रेंशिएशन किया जाता था, 5.4 में डिफ्रेंशिएशन किया जाता था, उस तरह से आसान तरीके से डिफ्रेंशिएशन किया नहीं जाएगा, क्योंकि थोड़ा समय भी देखना है आपको, इसलिए हम लोग डायरेक्टली ऐसे मारे हैं। अब देखिए इतना आ गया ना आपका। इसका गुणनखंड तोड़िए फर्स्ट इंटू लास्ट, 3 3 9, मैंने इसको तोड़ सकते हैं 3x², 3 3 9 मतलब -3x प्लस आपका 3 बनाइएगा। 3x कॉमन कर लीजिए, 3x कॉमन कर लेंगे तो x-1, इसमें से केवल -3 कॉमन कर लीजिए तो x-1। थोड़ा सा और कॉमन कीजिए, कॉमन करने की प्रक्रिया तो आप समझ चुके हैं। x-1 कॉमन कर लेंगे, x-1 कॉमन, यहाँ बच जाएगा 3x माइनस में 3। अब इसमें से 3 भी कॉमन कर लीजिए, तो 3 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ बचेगा आपका x-1, इसमें से 3 कॉमन है मतलब x-1, ये आया है आपका। अब 3 × x-1 गुण x-1 मतलब 3 × x-1 का होल स्क्वायर। ऊपर देखिए आसान से केवल हमने फैक्टोराइजेशन मेथड से का फैक्टर निकाला, मतलब गुणनखंड निकाला है। अर्थात आप निकालिएगा डायरेक्टली f' का मान तो आ गया 3 × x-1 का होल स्क्वायर। बोलिए कोई समझने में दिक्कत हो तो। वन मोर टाइम चलते हम लोग बैक।
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साबित करना है कि आर पर यह जो फंक्शन है निरंतर वर्धमान है। तो पहले एफ डैश एक्स का तो मान निकल गया। इसमें देखिए आर का मतलब ना कोई भी वास्तविक संख्या, आर का मतलब वास्तविक संख्या, जीरो इधर पॉजिटिव संख्या है, इधर निगेटिव संख्या है। जीरो यदि आप रखेंगे तो जीरो में से एक घटेगा, केवल -1, एक का स्क्वायर मतलब +1, 3 एक में 3 रह जाएगा। -1 रखेंगे तो एक में से -1 -2 और -2 का जब होल स्क्वायर हम लोग निकालेंगे तो 4 और 4 3 12। यदि हम लोग पॉजिटिव रखते हैं, मान लीजिए कि हम लोग रख दिए 5, तो 5 में से गया 4, 4 चौका 16, 16 3 48। मतलब कुछ भी रखने पर अब मान धनात्मक आ रहा है। मतलब कहने का हम यही लिखेंगे कि चूँकि आर पर, चाहे लिख सकते हैं कि किसी भी संख्या का जो वर्ग है वो हमेशा धनात्मक होता है। अभी तो बता रहे थे ऋणात्मक संख्या आएगा तब वो वर्ग करेंगे तो धनात्मक आएगा, और धनात्मक है तो वर्ग धनात्मक आएगा ही आएगा। अभी एग्जाम्पल देके यही मैं समझाया था, लेकिन कुछ लिखना तो पड़ेगा, केवल समझाने से तो काम चलेगा नहीं। तो हम लोग यही लिखेंगे भाई कि चूँकि किसी भी संख्या का जो वर्ग है वो ऋणात्मक नहीं होता है, अर्थात धनात्मक होता है। लिखिए पहले, चूँकि किसी भी संख्या का वर्ग धनात्मक होता है, किसी भी संख्या का वर्ग हमेशा धनात्मक होता है, हमेशा धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। इसलिए आर पर ये भी धनात्मक हो जाएगा, मतलब 3 × x - 1 का जो होल स्क्वायर है ये धनात्मक होगा, मतलब 0 से बड़ा हो जाएगा। क्लियर बात आप समझ गए? धनात्मक का मतलब 0 से बड़ा, या ये क्या है तो यही आपका एफ डैश एक्स का मान है। तो एफ डैश एक्स ये क्या आ गया, ये इज ग्रेटर देन 0। तो जब 0 से बड़ा आ गया तो फलन तो निरंतर वर्तमान हुआ ही, इसलिए लिख देंगे डायरेक्टली कि आर पर फलन निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है, और साबित करना था इसलिए प्रूव्ड हो गया। 19 और इस प्रश्नावली का मतलब प्रश्नावली 6.2 का लास्ट क्वेश्चन, पार्ट नंबर 5 वीडियो आप देख रहे हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में किस अंतराल के लिए, चूँकि नीचे कुछ अंतराल दे दिए गए हैं A B C D करके, और उसमें से किस अंतराल के लिए y बराबर x² e⁻⁻x निरंतर वर्धमान फलन है। देखिए निरंतर वर्धमान कब होगा, जब ये फंक्शन का जो अवकलन निकालेंगे वह 0 से बड़ा होगा। निरंतर वर्धमान के लिए अंतराल पूछ रहा है, बात को पहले समझिए, जल्दबाजी नहीं। कह रहा है कि निम्नलिखित में किस अंतराल पर यह जो फलन है वह वर्धमान होगा, निकालना पड़ेगा आपको। चलिए इसका अवकलन सबसे पहले हम निकालते हैं। तो x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा कि dy/dx इज इक्वल टू, ये तो दो चीज़ें हो गई, u × v पर इसको हल करना पड़ेगा, मिला लीजिएगा नीचे से, इसको u × v पर हल करना होगा। तो सबसे पहले इसको छोड़ देंगे e⁻⁻x को, x² का निकालेंगे तो 2x प्लस, अब दूसरा लोग पहले लोग छोड़ x², इसका निकालेंगे तो e⁻x का e⁻x से होता है तो -x था -x, लेकिन -x से निकालेंगे तो केवल -1। मैंने इसका देखिए अवकलन निकालने आपको आना चाहिए। ये 2x e⁻⁻x हुआ ना क्लियर, ये ±-x² e⁻⁻x, जितना कमन हो सके कमन कर लीजिए। ये 2 कमन हो रहा है, नहीं 2 कमन नहीं हो रहा है, दोनों जगह x कमन हो रहा है, e⁻⁻x कमन हो रहा है ना। अंदर क्या बच जाएगा, केवल 2 बच जाएगा, इधर x कमन से x कमन है, केवल x बच जाएगा। इसको भी थोड़ा बना के लिखते हैं, x पहले रखते हैं, उसके बाद से 2 - x रखते हैं, e⁻⁻x रखते हैं। ये मान किसका निकाले हम लोग, तो dy/dx का मान। अब देखिए निरंतर वर्धमान तभी होगा जब इसका मान 0 से बड़ा आएगा, मतलब dy/dx इज ग्रेटर देन 0, मतलब इसका मान मैंने कौन चीज़, इसका मान 0 आना चाहिए। ऊपर यही लिखेंगे कि निरंतर वर्धमान के लिए, देखिए तो यहाँ से मिला लीजिएगा, निरंतर वर्धमान के लिए, निरंतर वर्धमान के लिए कब निरंतर वर्धमान होगा, जब dy/dx ये बड़ा होगा 0 से, होगा ना। ये बड़ा का मतलब कौन क्या, जो निकाले हैं x × 2 - x, हाँ
ई का पावर -6, ई बड़ा होना चाहिए 0 से। 3 बार में इसको बनाएंगे, देखिए कैसे। पहले तो इसको करते हैं, ये गुणा में है, इस सब को भेजेंगे तो 0/इस सब मतलब आ जाएगा x का पावर इज ग्रेटर देन 0। मैंने यहाँ पर डिवीजन है, मल्टीप्लाई है, सॉरी, तो ये सब जाएगा तो डिवीजन 0 बतलाइए टोटल, तो केवल 0 बच जाएगा वहाँ पर। हम लोग इसको रख के इस सब को भेजते हैं तो इतना बराबर 0 मतलब 2 - x बराबर नहीं सॉरी इज ग्रेटर देन 0, या -x इज ग्रेटर देन उधर जाएगा तो -2, माइनस खत्म, मैंने x इज ग्रेटर देन 2। पहले इसको रख के सबको भेजे, फिर इसको रख के इन दोनों को भेजो, अब इसको रख के इन दोनों को भेजते हैं तो ई का पावर -x मिला लीजिएगा इज ग्रेटर देन 0, या नीचे लाएंगे तो ई का पावर +x इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए या 1 ये उधर जाएगा तो गुणा में जाएगा, मतलब इज ग्रेटर देन 0 में गुणा में 0। यह सही नहीं है, ये संभव नहीं है। एक जो है वो 0 से बड़ा होता है, ये सही बात है क्या? नहीं, एक तो हमको पता है कि 1 2 3 4 5, तो एक कभी भी 0 से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये असंभव है। लिख देंगे यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। इसलिए क्या निकल गया आपका x इज ग्रेटर देन 0 तथा x इज ग्रेटर देन 2। इसलिए अभिष्ट अंतराल जो पूछ रहा है, अभिष्ट अंतराल मिला लीजिए। देखिए x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए, 0 से भी बड़ा और 2 से भी बड़ा, तो अंतराल बनाएंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ 0 और कमा में 2 मिला लेंगे। कौन सा आंसर है? तो नंबर डी में दिया है, नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर। इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यह वाला आपका प्रश्नावली कंप्लीट हुआ। 6.2 काफ़ी बेहतरीन प्रश्नावली था। बच्चों को बड़ा डिफिकल्ट लगता है कि हमने आसान भाषा एकदम इजी लैंग्वेज में आपके तक पहुँचाया। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जो भी है ये सब आपका अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको अपने प्रश्नों का हल आपके तक पहुंचाया। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पूरी वीडियो को पोस्ट करके।